अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान को, और वो हमारे साथ हैं। और गुज़िश्ता दिनों हमने चीन, रूस, पाकिस्तान और एससीओ के हवाले से बात की थी। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना रूस के हवाले से इनकी जो मालूमात हैं उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो सबसे पहले तो मोहम्मद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी। तो आज ना आपके जो तजुर्बा है रूस में क़याम का, रूस की स्टडी जितने आपने की है, उसका आपने निचोड़ हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि मालूमात का बहुत फुकदान है। मगरबी ज़राए इबलाग के ज़रिए ज़्यादातर ख़बरें आती हैं, और उसमें एक तरफा सा व्यू होता है। और प्रोजेक्शन बहुत भी कोशिश कर लें, रॉयटर्स, एएफपी, ब्लूमबर्ग, उसमें एक मगरबी जाविया उसमें ज़रूर होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ बात कर लें। आप तो पीएचडी भी कर रहे हैं और आप वहाँ पे पढ़ा के भी आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, मैं पूछना चाह रहा था कि रूस को गुज़श्ता कई बरसों से, और ख़ास तौर पे फिर 2022 से अ, गैर मामूली बंदिशों का, सैंक्शंस का सामना है। उसके बावजूद रूस क्रम्बल नहीं हुआ, जिसको कहते हैं इट डिड नॉट मेल्ट। तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? सर मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे पैट्रियटिज्म की इससे मैं शुरू करूंगा और नेशनलिज्म से। ये दो वो चीजें हैं जो मैंने वहाँ पे बहुत ज्यादा देखी, लोगों में भी और एज अ रियासत उनके उनके जो स्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल में इंटरनली बहुत स्ट्रेंथ है। और जो नैरेटिव वेस्ट ने बेचना चाहा रूस के बारे में, तो उसको रूस की जो करंट रिजीम है अंडर प्रेसिडेंट पुतिन, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। ये तो एक पॉलिटिकल साइड है उसकी। इकोनॉमिकली जो आप बात करें तो खुद जब अगर आपके पास एक बहुत ज्यादा रिसोर्स हो और आप रेवेन्यू से जनरेट कर सकते हो, तो मेरे ख्याल में आप आजकल के दौर में इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जिसके अंदर आपके पास बहुत से ऑप्शन हो जाते हैं, सिर्फ एक ही वेस्ट के ऊपर आप दारोमदार आप नहीं रखते, बल्कि उससे ज्यादा हटके मार्केट्स और भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ज्यादा रूस की जो रेवेन्यू जो वो जनरेट करता था ऑयल एंड गैस से, तो वो उसको जो अल्टरनेटिव मार्केट्स मिली वो चाइना में मिल गई, टर्की में मिल गई, इवन इंडिया में मिल गई, और सेंट्रल एशिया और बहुत से ऐसे ममालिक जो वेस्ट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। तो रूस ने वो अपना रेवेन्यू की जनरेशन जारी। उसके अलावा ऐसे कुछ जो इदारे थे जो कि छोड़कर चले गए या निकल गए। मेरा वहाँ पे जो एक्सपोजर हुआ, जो हाँ इनफॉर्मली हमारी बात हो रही थी तो आपने उसका जिक्र भी किया था, मैकडोनल्ड्स और केएफसी। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे मैं ओरिजिनल केएफसी और ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स में ही जा रहा, अच्छा, वो कैसे? एक्सेप्ट के मैं वो फर्क सिर्फ मुझे ये लगा कि बाहर पे नाम जो है वो रोस्टिक लिखा हुआ था फॉर फॉर केएफसी, और मैकडोनल्ड का मुझे नाम इसलिए मुश्किल था थोड़ा, तो मैं याद नहीं रख सकता, बट दैट कैन बी चेक बाय एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड। लेकिन ये जब उधर वहां से लोगों से बात हुई तो मुझे ये भी पता चला कि यानी कि पूरे के पूरा फ्रेंचाइज पूरी की जो चेन वहां पे है, तकरीबन 1000 से 1200 और सारे मुल्क के अंदर, वो सारी लोकल जो एंटरप्रेन्योर हैं जो भी है उन्होंने लेकर और नया नाम दे के शुरू कर। तो सिर्फ नाम नहीं था कि जो चेंज, उसके साथ उसके जो एम्प्लॉयज थे जो ऑलरेडी थे, जो उसका फूड चेन का लॉजिस्टिक्स जो था, रेसिपीज जो थी, शेफ्स, मैं कहना ये चाह रहा हूँ that उसमें कोई फर्क नहीं था। और फिर ये भी फीडबैक, ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, तो अबाउट 2 to 3 मिलियन डेली कंज्यूमर्स हैं रशिया के अंदर इन दोनों उसके मैकडोनल्ड्स और केएफसी के। तो वो ओवर द लास्ट 2 years 3 years जब से सैंक्शंस लगी और इस टर्नओवर के बाद वो बड़े ही काम नहीं हुए। तो मैंने इसको बहुत इस नजरिए से देखा कि वहां पे पेट्रियटिज्म बहुत है,
और ये शनाख्त लोग बहुत करते हैं अपने, और उसमें बहुत प्राइड लेते हैं, बहुत उनको वो अच्छा महसूस करते हैं कि वो रशियन है और वो लड़ सकते हैं अगेंस्ट वेस्ट, अगर वेस्ट उनके ऊपर कुछ इम्पोज करता है, जंग या किसी तरीके से उनको कॉर्नर करने की कोशिश करता अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आ, तमाम मगरबी ममालिक बशमूल अमेरिका वो एक तरफ हैं और रूस दूसरी तरफ है। मुश्किलात भी अंदरूनी तौर पे आई होंगी पाबंदियों की वजह से, लेकिन मुल्क के अंदर लोग खुद को रूसी होने पे उनको फख्र है। तो दे टेक प्राइड इन बीइंग रशियन, सो हुब्बुल वतनी का जज्बा उसमें बहुत है। क्या ये जज्बा आप समझते हैं कि ख़ास तौर पे व्लादिमीर पुतिन की वजह से दोबारा ये उजागर हुआ है गुज़िश्ता 15-20 वर्षों में? है। मेरा बहुत ज्यादा ये इस पे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, जो मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ये इस चीज का एहसास है कि व्लादिमीर पुतिन एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उन्होंने बहुत एक फिनोमिनल एक चेंज लेके आए हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ जो हार्ड कोर रशियन थिंकिंग है, कि हमें हमेशा वेस्ट ने एग्रेस किया हमारे खिलाफ हिस्टोरिकली, और हमने अगर अपने आप को सिक्योर नहीं किया और अपने वल्नरेबिलिटीज को और वीकनेसेस को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया, तो हमारा खिलाफ दोबारा से ये कुछ होता रहेगा जो हमेशा से होता है। और आई थिंक प्रेसिडेंट पुतिन का दोबारा से एज अ प्रेसिडेंट 2012 में आने के बाद से अब 2025 चल रहा है, तो इस सारे पीरियड में जो बहुत ज्यादा रहे, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है, एनेक्सेशन उसका हुआ, जिसमें ये यूक्रेन की वॉर शामिल है, जिसमें कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमें स्पेशल ऑपरेशंस करने और डॉनबास के रीजन में जाना है, और वहां पे जो रशियन डायस्पोरा मौजूद है जिनके खिलाफ एक सिविल वॉर की हालत में ज्यादती हो रही है, वो रशियन थे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ सर कि मतलब एक सुबह आई थी जिसमें सारे ये सेंट्रल एशियन स्टेट जो के अंदर के साथ जो अब फॉर्मर रिपब्लिक्स हैं या बाल्टिक है स्टेट्स हैं, ये सारी तो रशियन फॉर्मर रिपब्लिक्स थी। तो इनको एक सुबह आई और सारे एकदम सुबह उठे, इनकी आंख खुली तो ये नो मोर रशियंस, और ये या एस्टोनिया में थे या लेटविया में थे या लिथुनिया में थे या स्टैन कंट्रीज में। तो उनकी तरफ मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट पुतिन समझते हैं कि वो जो डायस्पोरा है उसकी तरफ हमारा जो रशियन लोग हैं उनकी तरफ अभी भी वो समझते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस लिहाज से वो इसको भी देखते हैं, और एक ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रशिया के अंदर में होती हम्म। अच्छा, ये बताएं कि अ, हम जब कौम परस्ती की बात करते हैं तो एक तरफ हमें ईरान नज़र आता है, जो हाल ही में उसकी इसराइल के साथ जंग हुई लेकिन पूरा मुआशरा खड़ा रहा है इकट्ठे, पूरी कौम। इस तरह दूसरी तरफ हम देखें चीन की तरफ, वहाँ भी लोग चीनी होने पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं। आप भी उसको स्टडी भी कर रहे हैं। तो क्या रूस में जो कौम परस्ती का, रूसी होने का जो फख्र है, क्या उसी कदर शदीद है, या उसमें ख़ास तौर पे जो ये सदर है, 20-25 साल हो गए वजीर आजम भी रहे, सदर भी रहे, तो इसकी वजह से वो जज्बा उभरा है? तो इसका आप समझते हैं कि चीन ही की तरह मजबूत है ये जज्बा, बावजूद पाबंदियों के, जो मकामी तौर पे पाबंदियां भी हैं निज़ाम के अंदर? है। सर, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो है, कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि चीन का अगर आप मिसाल ले लें तो एक 100 years ऑफ ह्यूमिलेशन वो बोलते हैं, 1840 टू 1940, जिसके अंदर तमाम मगरब ने और जापानी शामिल, उन्होंने जितना एक्सप्लॉयट करना था इन्हें किया। रशिया की हिस्ट्री थोड़ी सी मुख्तलिफ है अंडर रेमनॉफ फैमिली, अंडर जार्स। अब जार के रूल के नीचे नीचे अगर रशिया को आप देखें, तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्टोरिकली जो हमें रिलेट करना चाहिए, जो मैं भी कई कई दफा नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं जरूर उसको देखता हूँ, कि जैसे रशियन रेवोल्यूशन एक आया 1917 की जब हम बात करें, तो उसी वक्त में वर्ल्ड वॉर वन भी चल रही थी, और रशिया ने वहां पे अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया था, और जर्मन हैड रियली इंग्रेस्ड अंदर आ चुके थे, और काफी परेशानी थी और मुश्किलात थी। लेकिन वो जार की आर्मी थी, और जार की आर्मी के अंदर जो लीडरशिप थी और मिलिट्री लीडरशिप थी, वो भी आम आदमी के पास नहीं थी, क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद पीजेंट्स और वर्कर्स और उनके पास थी। लेकिन मैं जो यहाँ बात कहना चाह रहा हूँ, वो जब लेनिन की 1924 में डेथ हुई, उसके बाद स्टालिन ने टेक ओवर किया,
तो उन्होंने 5 ईयर के प्लान्स बनाए इस तरह के, कि जिसमें कि उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेंगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे उस थ्रेट का, जो कि जर्मन थ्रेट को वो समझते थे कि मौजूद है। हम कई दफा स्टालिन को बिल्कुल देखते हैं, और स्टालिन को रशिया में सर उसके दोनों तरीके हैं। स्टालिन को बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, और कुछ लोग स्टालिन को उसकी ह्यूमैनिटेरियन, जो हम समझते हैं ना, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड उनके रेन में, तो उस पर भी जज करते हैं। बट प्योरली फ्रॉम रशियन हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया सोवियत यूनियन को, फ्रॉम बीइंग वेरी वीक स्टेट टू इंडस्ट्रियलाइजिंग इट, बिकॉज आप इसको इस तरह देखेंगे, मैं 1939 केम, तो उस वक्त सोवियत आर्मी वॉज रेड आर्मी एंड ऑन ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड नाउ, अब तैयार थी कि वो हिटलर को टेक ऑन कर लेती। तो अगर आप ये वाला पीरियड फ्रॉम 1924 आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, 1928 से 1938 का 10 साल का पीरियड देखे रशिया का, तो इसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। रशिया ने बहुत अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। और वो अगर ऐसा ना होता तो मेरा नहीं ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर ने इन्वेजन किया और ऑपरेशन बारबरोसा के थ्रू जब रशिया में घुसा, तो ये प्रिपरेशन अगर स्टालिन की ना होती और ये जज्बा करना होता, इसको पेट्रियोटिक वॉर बोलते हैं और इसको बहुत बड़ी जंग बोलते हैं, और उसको हर साल बहुत बड़ी सर मिलिट्री परेड्स होती है। मैंने दोनों साल में अटेंड की, वो देखी। अच्छा। 1923 में मैंने काजान में देखी, और 1923 में मैंने इसमें देखी, 24 में टॉम्स में। तो अच्छा। वो इसके अंदर बहुत मिलिट्री परेड्स करते हैं, और फिर इनके बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जिसपे इन्होंने अपने तमाम शोहदा के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, और बहुत वहां पे जनरल पब्लिक जो है वो सारी इन डेज के ऊपर जाती है और जाके वहां विजिट करती है और फूल वगैरह छोड़ती है। बट मैं कहना ये चाह रहा था कि हिस्टोरिकली रशिया ने जब अपने आप को मजबूत करना शुरू किया अंडर स्टालिन, तो वो एक प्रोसेस था जो कि इसी एक्सटर्नल थ्रेट के अगेंस्ट था, जो कि शुरू किया गया, और वो फिर चलता रहा अंटिल गोर्बाचोव हो गया। और गोर्बाचोव इज कंसिडर्ड एज अ विलन, और उनको विलेन इसलिए देखा जाता है बिकॉज उन्होंने इन इज ग्रेट, ही वाज आई वुड से कि विजनरी लीडर तो थे, और इनका ये विजन जरूर था कि मैं किसी तरीके से वो पेरेस्ट्रॉयका एंड ग्लासनॉट, कि मैं ओपननेस ले आऊंगा, रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। एक और लफ्ज भी वो रशियन में लेते हैं जिसका आपकी ट्रांसलेशन है एक्सलरेशन, जो हम ज्यादा यूज नहीं करते पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनॉट के अच्छा। साथ। एक्सलरेशन का मतलब ये था कि अगर ये तेजी से सब कुछ ना हुआ तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। एंड एग्जैक्टली वही हुआ कि जब आपने ओपननेस उन्होंने दी, रिकंस्ट्रक्शन करने की शुरू की, तो जब ये सारी रियासतें थी, उन्होंने कहा अगर हमने लिबरलाइज होना है और ओपननेस और फ्रीडम और लिबर्टीज मिलनी है, तो हम आजाद होकर क्यों ना लें मुकम्मल तौर पे। तो हम्म। गार्बोचोव का सारी अंडरस्टैंड तो यूं ये बाकी सब आजाद है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उनकी मिलिट्री में जो सर्विस है, जो उनकी ब्रॉटअप है, और जो मैं अब कहता हूँ, देखे सर कि उन्होंने 4-5 एडमिनिस्ट्रेशन भुगत लिए है यूरोप अमेरिकन, में। and he's still in power, and I think a very mature leader in the way that he looks at all the problems, international problems. जी बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, या एम आई राइट टू एज्यूम के जो जोसेफ स्टालिन ने कौम परस्ती की एक लिहाज से तहरीक शुरू की, प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्हीं उसी कैंपेन का, उसी मुहिम का, उसका तसलसल है। बिल्कुल। ओके। इसके अलावा ये भी है सर कि सिर्फ ये उसका तसलसल नहीं है, बट अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बिल्कुल आज जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जैसा वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ख्याल बिल्कुल ये है, और इरादा भी है, वो समझते हैं कि ये वेस्ट डोमिनेटेड एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो है ना, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, और उसको जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। प्रेसिडेंट जिनपिंग तो समझते हैं कि उसको बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर ऑल ह्यूमैनिटी होना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए। और प्रेसिडेंट पुतिन का भी ये ख्याल है दैट यस, अगर वो ऐसा सिस्टम है जो वन साइडेड है और वेस्ट को सिर्फ बेनिफिट करता है, तो दे विल राइज एंड एज रेजिस्टेंट पावर्स चैलेंज इट। अभी जो ब्रिक्स का समिट हुआ रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, तो वहाँ जो बयानिया, जो मुश्तरक एलानिया सामने आया, उसमें भी यही बात उन्होंने लिखी कि ये जो नया आलमी निज़ाम है, इसमें इट शुड बी रूल्स बेस्ड, यानी इसको कानून आइन के मुताबिक चलना चाहिए। और ये कि जो किसी भी मुल्क की जो सॉवरेंटी, जिसको खुद मुख्तारी कहते हैं, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म यानी कसीरुल मुल्की निज़ाम के तहत दुनिया को चलाया जाना चाहिए। बड़ा एक लिहाज से स्ट्रॉन्ग वो एक इजहार है
ये ब्रिक्स ममालिक की तरफ से। लेकिन ये बताइए कि जो जब पाबंदियां लगी रूस पे, तो उसके बाद जिस अंदाज में चीन ने और इंडिया ने रूस से गैस भी खरीदी, तेल भी खरीदा, मेरे ख्याल है फर्टिलाइजर भी खरीदा, इनके अलावा रूसी कंपनियों ने किस तरह खुद को डाइवर्सिफाई किया? हमने ये सुना था कि उनका ही उन्हीं का तेल है वो गल्फ पहुंचता है, गल्फ के ममालिक में, वहां से फिर वो महंगे दामों यूरोप पहुंच जाता है, कुछ इस तरह हुआ था। मैंने भी सर कुछ इस पे, मेरा इतना डिटेल स्टडी तो नहीं है, लेकिन मैंने मुझे भी ये जैसे एक एक कंपनी, क्योंकि उसका नाम बड़ा आसान, टू रिवर्स वाज वन ऑफ द ऑयल कंपनीज, उसने अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश किया, और थ्रू दुबई और इनके वहाँ पे यूज करते हुए लोकल अपरेटस एंड देयर कॉन्टेक्ट्स, तो उन्होंने वहां से ये अपना तो सर मेरा मेरा ख्याल है कि आप सरकमवेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट में अब आ चुका हुआ है, वो ये था कि वर्ल्ड वॉर, देखिए कोल्ड वॉर जब खत्म हुई तो इट वाज वेरी इजी कि आप इकोनॉमिकली इकोनॉमिक पेन बढ़ा के स्टेट का बिहेवियर चेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुई है और ज्यादा आप इंटरडिपेंडेंट हो गए, और ना सिर्फ ये कि नुकसान सैंक्शनड कंट्री का होता है, सैंक्शनियर का भी सब नुकसान होता ये बताएं कि यूक्रेन और रूस की जंग का इस वक्त आप फॉलो कर रहे होंगे, उस क्या सूरत हाल है? अब है। पहले बहुत शोर मचा था कि डोनाल्ड ट्रंप आए और यूक्रेन के साथ उन्हें कहा कि हम जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी कीमती धातुओं का, हम उनके साथ मुआहदा करेंगे। बहुत ज़्यादा उसका ढंढोरा पीटा गया। तो अब उसकी क्या सूरत हाल है? लगता है कि जो जिन इलाकों में ये कीमती धातें थीं, वो कहीं रूस के हाथ तो नहीं लग गई, जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप का वो सारा मंसूबा तलपट हो गया है? ना देखिए, इसमें मैं स्ट्रेटेजिकली ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वो कितना भी इसको इजहार करते हैं कि मेरी प्रेसिडेंट पुतिन से बहुत दोस्ती है, बहुत याराना है, और शायद मैं उनको अपनी बात मनवा सकूंगा। एक चीज का जो बहुत वो कांटा है गले का अमेरिका का, वो चाइना और रूस की पार्टनरशिप। और ये समझा जाता है कि अगर किसी तरीके से रूस को अमेरिका अपने करीब ले आए, जो कि पहले हिस्टोरिकली ये हो चुका हुआ है अंडर प्रेसिडेंट निक्सन, तो ये पूरी फिर जो ताकत है वो चाइना का इदराक है, और प्रेसिडेंट पुतिन को भी है। और मैं हमेशा से ये समझता था कि जो स्पेशल ऑपरेशन शुरू किए गए उनका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, वो डॉनबैस के रीजन के अंदर जो एकम्प्लिश किया गया। और उसके बाद ऐसा रूस का कोई ख्याल नहीं था कि वो पूरे यूक्रेन को कॉन्कर करे। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हालात जैसे तेजी से बदलते हैं, क्योंकि जब मौका आता है, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पास ये काफी दफा मौका आया कि वो ये चीज को समझ सकें कि वो एक बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई जो है सिर्फ एक एक वीक एक वीक सपोर्ट पे है, जो कि यूरोप और अमेरिका से जिसका ताल्लुक, और वो अगर पीछे खींच ली गई तो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो। तो आपका जो सवाल है मिनरल्स रिलेटेड, आई थिंक यस, वो एक एज अ प्लस पॉइंट, एज अ बोनस। और वैसे भी यूक्रेन को वो समझते हैं कि उनकी फॉर्मर रिपब्लिक है, और अगर कुछ ऐसा सिलसिला आगे बढ़ा और मामलात डॉनबैस रीजन से निकल कर आगे गए, तो ऐसा। बट मैं ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जो उनका स्ट्रेटेजिक सेवेस्टोपोल का ब्लैक सी के ऊपर उनका जो बहुत ज्यादा अ, रुझान है, उसके रिलेटेड वो पोर्ट सिटीज को जरूर टारगेट करेंगे, और हो सकता है कि उनको अपने उसमें ले भी लें। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जी यूक्रेन की रेयर अर्थ मिनरल्स ना आई अमेरिका का काम, तो हो सकता है पाकिस्तान के जो कीमती मादनियात धातें हैं, जी हो सकता है यहाँ से वो फायदा उठा लें। जी जी, अल्लाह करे कि डेफिनेटली। हो, अल्लाह करे कि ऐसा जी हो, जी पाकिस्तान जी का जी भी फायदा हो। जी लेकिन जी अभी देखिए, जी आगे आगे देखिएगा तो होता है क्या। बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी।